मतलब सिक्किम सरकार के द्वारा, जैसे हमने बात की थी कि हर राज्य में क्या होते हैं, अपने अपने प्रावधान हो सकते हैं। तो ऐसे ही सिक्किम सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए कार्य करता है? तो 3 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, 1 वर्ष का डिप्लोमा, 3 माह की ईसीई घटक या डीएल्ड पाठ्यक्रम, या फिर केवल सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी, एलईडी कोर्स और सीई घटक जो है सिक्किम सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए चलाया गया है। मोबाइल क्रेच या द्वारा प्रस्तावित व्यापक शिक्षा प्रशिक्षण में शिशु देखभाल के कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? केवल शिक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा, या केवल पोषण और स्वास्थ्य, या फिर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पाठ्यक्रम विकास। तो मोबाइल क्रच के द्वारा प्रस्तावित जो हम याद करते हैं कि व्यापक हमारी शिक्षण, शिक्षा की जो शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, उनको किस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है, कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, उनको कैसे न्यूट्रिशनल चीजों के बारे में अवगत कराया जाए, और उनकी सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित बातें जो है उन्हें किसी भी, मोबाइल क्रच का मतलब यहाँ पर है किसी प्रकार की ऐसी ट्रेनिंग, ठीक है, तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें इन प्रकार के चीजों को सिखाया जाता है या इन बातों के बारे में उन्हें अवगत कराया जाता है। फिर है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्व प्राथमिक या आंगनवाड़ी पर्यवेक्षित प्रशिक्षण का घटक क्यों सुझाया गया है? मतलब कि जो भी हमारे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल के लिए हो, चाहे वो आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स हैं या जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट घटक किसको बताया गया है? यह शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता को सुरक्षित करता है, ठीक है, कि मतलब इस चीज को वो एंश्योर करता है कि व्यक्ति जो है वो क्या होगा, शिक्षित होगा इस फील्ड में। यह केवल सिद्धांतिक ज्ञान प्रदान प्रदान करता है, मतलब सिर्फ आपको नियम और सिद्धांतों के आधार पर चीजों को सिखाएगा। यह केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से क्या है कि कोई ग्रांट या फिर कोई हेल्प आपको मिली उसके लिए बहुत जरूरी है इस तरह का प्रशिक्षण। या फिर यह प्रशिक्षण और अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने हेतु क्या है, सुगम सुझाव है, मतलब कि किसी भी ट्रेनिंग को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए क्या है, ये सबसे अच्छा सुझाव है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है, यही कि ये क्या है, एक प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग अधिक प्रभावी और व्यवहारिक जो बदलाव है उसके लिए दिलाई जाती है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे उत्तम जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेतृत्व विकास या अभिविन्यास कार्यक्रम, मतलब किसी भी व्यक्ति के नेतृत्व को विकसित करने के लिए या फिर उनके अंदर बदलाव या फिर चेंज कोई भी लेकर आने के लिए, कुछ नई चीजों को सिखाने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मुख्य रूप से किन पद अधिकारियों के द्वारा उनको सुझाया जाता है? नए भर्ती हुए शिक्षकों के द्वारा, जिला अधिकारी या प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के द्वारा, या बाल विकास परियोजना अधिकारी, या फिर सुपरवाइजर जैसे प्रबंधीय स्टाफ के द्वारा, ठीक है, केवल सदस्य और अर्धकुशल व्यक्तियों के द्वारा, या अभिभावक स्वयं सेवी के द्वारा। तो ऐसे कार्यक्रम किसके द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में होते हैं, मतलब आपका जो राज्य है उनके जो अधिकारी है, एजुकेशन ऑफिसर है, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर किसी स्कूल के क्या है वो प्रधान अध्यापक हो सकते हैं, या फिर सुपरवाइजर हो सकते हैं, बाल विकास के या किसी प्रकार की ऐसी संस्था के, उनके द्वारा ऐसी ट्रेनिंग या ऐसे कार्यक्रम का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण करने के साथ साथ न्यूनतम वर्ष की 18 वर्ष की आयु सीमा का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? कि किसी व्यक्ति ने क्या किया हो, 10वीं कक्षा को पास किया हो और उसके बाद उसकी एज कम से कम कैसी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए, अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, या पूर्व प्राथमिक के लिए, तो क्या है, ये एक तरह की योग्यता का निर्धारण है।
और इस योग्यता को हम किसके लिए मानते हैं? अर्ध कुशल व्यक्तियों के लिए। ठीक है, कि मतलब ट्रेनिंग तो है उनके पास, एजुकेशन भी है उनके पास, लेकिन ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं है, तो हम उन्हें कैसे रखते हैं? सेमी स्किल्ड। तो धीरे धीरे अगर आपके पास ऐसे टीचर हैं तो आप उन्हें धीरे धीरे क्या कर सकते हैं? शिक्षित करवा सकते हैं। ठीक है, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर वो अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी व्यावसायिक शिक्षा वो व्यावसायिक स्तर को बढ़ावा दे सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षक के लिए वेतन का निर्धारण किस आधार पर करने की सलाह दी है? कि कोई भी अगर प्री प्राइमरी शिक्षक है तो उसके लिए जो वेतन है वो वेतन किस आधार पर उनके लिए निश्चित किया जाएगा? तो राज्य के मापदंडों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के वेतन के बराबर, सरकारी मापदंडों के अनुसार, या फिर एनसीटीई के मापदंडों के अनुसार। तो किसी भी प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक शिक्षक के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे राज्य मापदंडों के अनुसार हम उसको निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना किसका कार्य होता है? राज्य सरकार का। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास सरकारी कोई गाइडलाइन है तो राज्य सरकार उस सरकार की गाइडलाइन को भी क्या कर सकती है? फॉलो कर सकती है। तो ऑप्शन सी जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे उपयुक्त है। अगर यहाँ पर सरकारी ही नहीं होता तो हम राज्य के अनुसार भी जा सकते थे। ठीक है, तो अगर सिर्फ राज्य का ऑप्शन आपके पास है तो उसके साथ आप जा सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर सरकार, तो सरकार में केंद्र सरकार को हम प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, उनके द्वारा बनाई हुई कोई गाइडलाइन है तो वो राज्य सरकार को भी माननी पड़ती है। और यहाँ पर क्योंकि करेक्टली मेंशन नहीं है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो हम गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सरकारी मानदंडों के अनुसार वेतन का उल्लेख किसके लिए किया गया है? प्राथमिक शिक्षक के लिए, अर्ध कुशल व्यक्ति के लिए, सामान्य स्टाफ के लिए, या फिर केवल सहायक या सहायिका के लिए, यानी असिस्टेंट टीचर के लिए? तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, सरकारी मापदंडों के अनुसार, तो वो सामान्य स्टाफ की बात की जाती है। ठीक है, कि उनके आधार पर उनके लिए एक अच्छी व्यवसायिक स्तर पर जो है व्यवस्था होनी चाहिए वेतन के लिए भी। फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षक में बच्चों की विविध आवश्यकताओं की समझ और उसके साथ काम करने के लिए शिक्षक में किन प्रमुख कौशलों का प्रदर्शन करना आवश्यक है? यानी कि जब भी आप प्राथमिक स्तर पर क्या है, अलग अलग तरह की बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को देखते हैं, तो उन आवश्यकताओं को समझकर शिक्षक को कैसा प्रदर्शन करना चाहिए? केवल अकादमिक पाठ्यक्रम पर लागू होनी चाहिए कक्षाएं, या बाल्य अवस्थाओं के अवयव की विविधता और ज्ञान के अनुभव की योजना बनानी चाहिए, या केवल बच्चों के साथ खेलना चाहिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए? तो जब हम विविधता की बात करते हैं, मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, या एक ही जगह पर आपको अलग अलग तरह के व्यवहार के लोग मिल रहे हैं, तो इसमें हमें उनकी आवश्यकताओं को समझकर, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स को लेकर आना चाहिए जो उनकी विविधता और अनुभव के लिए क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, मतलब उन्हें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वो अलग है। अगर राज्य से हैं तो उनके राज्यों के आधार पर या उनकी जो संस्कृति है उसके आधार पर उन्हें कुछ सिखाया या बताया नहीं जाता। तो सबके लिए सवाल, तो जैसे आपने देखा स्कूलों में हर एक फेस्टिवल का सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन मेन फेस्टिवल ही सेलिब्रेट होते हैं, हर तरह के डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये यही दिखाता है कि हम सब को समान मानते हैं और सभी के लिए उन चीजों को जो है समान बनाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान संदर्भ में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को किसके प्रबंधन के तहत अनियंत्रित क्षेत्र और एक एकीकृत बाल विकास योजना के रूप में संचालित किया जाता रहा है? तो जब भी हम बात करते हैं वर्तमान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रबंधन की, तो केवल निजी विद्यालय के द्वारा, केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालय के द्वारा, निजी विद्यालय और आंगनवाड़ी कार्यक्रम के द्वारा, या फिर केवल जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा? तो वर्तमान में आपको देखने को मिलता है कि जो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो निजी स्कूलों के द्वारा बहुत अच्छे स्तर पर चलाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो आंगनबाड़ी कार्यक्रम के भी का भी हिस्सा बनी हुई है।
फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षक की भूमिका 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए क्या डालने में महत्वपूर्ण होती है? केवल अच्छा व्यवहार, गणित और विज्ञान के सिद्धांत, सर्वांगीण विकास और जीवन पर्यंत सीखने की नींव, या फिर प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की तैयारी। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षक की 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के अंदर क्या सबसे अधिक डालने की या सबसे अधिक विकसित करने की कोशिश होती है, वो है उसका सर्वांगीण विकास, यानी कि जीवन भर उसके अंदर ऐसी चीजों को हम विकसित कर दे कि वो जीवन भर सीखने के लिए क्या रहे, प्रेरित रहे, हमेशा काम करने के लिए प्रेरित रहे। तो ऐसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की नींव रखने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यों को व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल निजी संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करें, केवल वेतनमान बढ़ाएं, या संपूर्ण राज्यों में शिक्षक विकास सुविधाओं का विस्तार करें, या फिर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण शिक्षकों की भर्ती करें? तो राज्यों को व्यावसायिक रूप से, यानी कि आप कह सकते हैं कि शिक्षक के स्तर पर अच्छी व्यवस्था लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो इसके लिए संपूर्ण राज्य में शिक्षकों के विकास और उनकी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। मतलब राज्य सरकार इस पर ध्यान दे ताकि शिक्षकों के स्तर को बेहतर और अच्छा बनाने की हम कोशिश कर सकें। फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के अवसर किन माध्यमों से उपलब्ध कराए जा सकते हैं? केवल बाहरी स्रोत और प्रशिक्षण संस्थान और महाविद्यालयों के द्वारा, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और विषय प्रशिक्षण के द्वारा, व्यक्तिगत स्वयं शिक्षण, खुले और दूरस्थ तरीके या मिश्रित तरीकों के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी तरीकों के द्वारा? तो यहाँ पर ट्रेनिंग की बात हो रही है कि कैसे ट्रेनिंग हम जो है अध्यापकों को दिला सकते हैं। तो उपरोक्त सभी तरीके, ठीक है, कि सभी तरीके जो है वो ट्रेनिंग का माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कहीं बाहर भी लग सकती है, ठीक है, तो आपको वहां भेजा जा सकता है, किसी कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में भी लग सकती है। ठीक है, आपकी कार्यशाला मतलब वर्कशॉप का आयोजन हो सकता है, वो किसी स्कूल में हो सकता है, किसी स्थान पर हो सकता है। ठीक है, आपको व्यक्तिगत ट्रेनिंग के लिए भी कहा जा सकता है कि भाई आप अपने आधार पर कोई ट्रेनिंग जो है वो ले ले, और ये ट्रेनिंग आपके विद्यालय के स्कूल के पास भी हो सकती है और उससे दूर भी हो सकती है, या फिर मिश्रित तरीके, मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है लेकिन किसके साथ मिलकर, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज या विद्यालयों के साथ मिलकर, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसका क्या करा रही है, आयोजन करा रही है। ठीक है, तो सभी तरीके क्या है, बेहतर है, और किसी भी माध्यम से जो है ट्रेनिंग आप उन्हें दिलवा सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं। फिर व्यावसायिक विकास प्रक्रिया किस सिद्धांत पर निरंतर होनी चाहिए? बच्चों की संख्या की वृद्धि के आधार पर, शिक्षकों को ज्ञान साझा करने और आधुनिक जानकारी रखने के अवसर प्रदान करने के कारण पर, वार्षिक बजट या आवंटन के आधार पर, केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निर्देशकों के आधार पर? तो जब भी हम व्यावसायिक विकास की बात करते हैं, मतलब व्यावसायिक स्तर पर अध्यापकों के विकास की बात करते हैं, तो हम उनके ज्ञान को साझा करने और आधुनिक जानकारी रखने के अवसर प्रदान करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपको ट्रेनिंग दिलाई जा रही है उसका पर्पस या उद्देश्य क्या होता है कि आपको अप टू डेट रखना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे नए मेथड्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपको लगातार जानकारी मिलते रहना, उनके बारे में लगातार आपको सिखाना, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको ऐसे व्यक्तियों से परिचित कराना जिनके विचारों से, जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपके ज्ञान की वृद्धि हो। सेवाकालीन प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक विकास के अवसरों की रूपरेखा बनाने और उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता क्यों है? यह शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय में पद उन्नति देता है, इससे व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ती है, ठीक है, या फिर इससे शिक्षकों के कुशल ज्ञान और कौशल को के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है,
या फिर इससे शिक्षक अपनी न्यूनतम योग्यता जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सेवाकालीन, मतलब आप एक जॉब कर रहे हैं और जॉब के दौरान आपको कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इससे क्या होता है, शिक्षक के जो कौशल हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि वो पहले से ही एक अध्यापक है, उसे चीजें पहले से ही आती हैं, पहले से ही उसने अपने कौशल को विकसित किया है। लेकिन और ज्यादा बेहतर, तो जितना ज्यादा आपने देखा है किसी व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होता है, जितना ज्यादा कोई व्यक्ति किसी कार्य को लगातार कर रहा होता है, उतना ही बेहतर वो अपने फील्ड में होता चला जाता है। तो उनके स्किल को और अच्छा और बेटर करना और अच्छी नॉलेज उनको प्रोवाइड करना इन ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। फिर है शिक्षक। शिक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक संस्था कौन सी है, जिसका उल्लेख हमारे पाठ में भी किया गया है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संस्था है जो हमारी शिक्षा की क्वालिटी को नियंत्रित करती है कि भाई अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हमें देनी है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, शिक्षा, जिला शिक्षा या प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन मेंटेन करता है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसीलिए वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि अच्छी और बेहतर जो है हम शिक्षकों की व्यवस्था अपने राज्य में कर सके। फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पास शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना क्यों जरूरी है, मतलब कि उसके पास पहले से ही ट्रेनिंग है, पहले से ही वो वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों होती है? केवल वेतन समर्थन प्राप्त करने के लिए, ताकि वह छोटे बच्चों की समझ को और विकास संबंधी आवश्यकताओं को संभाल सके, करियर में आगे बढ़ सके, या फिर बच्चों को प्राथमिक कक्षा के लिए क्या कर सके, तैयार कर सके। ठीक है, तो ऐसी ट्रेनिंग क्यों दिलाई जाती है, ताकि हम छोटे बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समझ है, उनसे संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको बेहतर रूप से जान सके या फिर उनको समझ सके। फिर राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण क्यों है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के वेतनमान एक समान बने। ठीक है, मतलब कि राज्य जो है वो ऐसा क्यों करे ताकि हर मतलब जो प्री प्राइमरी शिक्षक है उनको भी हम प्राथमिक स्तर के समान वेतन देने की एक सजेशन देते हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अब विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे केवल महिला शिक्षकों को लाभ होगा, या फिर क्योंकि यह एक अनियंत्रित क्षेत्र है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों प्री प्राइमरी शिक्षा का अब विद्यालय का क्या है, ये अभिन्न अंग है। और इसको अगर आप स्कूली शिक्षा का एक रूप बनाना चाहते हैं तो इसमें प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं शिक्षक को मोटिवेट करने के लिए हमें उनके वेतन के बारे में विचार करना चाहिए। एक सहायक या एडिड या दैनिक पूर्व प्राथमिक पाठ्य चर्चा लागू करने में किसकी मदद करनी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की, अधीक्षक की, शिक्षक की, या बाल विकास परियोजना अधिकारी की। ठीक है, तो एक सहायक या आपको डेली जो एक्टिविटीज होती है किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, उसमें किसकी सहायता करनी चाहिए, शिक्षक की, क्योंकि वो क्या है, एक असिस्टेंट टीचर है, और असिस्टेंट टीचर किसको कोऑपरेट करता है, अध्यापक को। सहायक यानी कि असिस्टेंट की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उससे उनके लिए क्या आवश्यक है, केवल उन्हें साफ सफाई की में प्रशिक्षित करना, उनके लिए करियर चयन का प्रावधान होना चाहिए, उन्हें नियमित रूप से छोटे बच्चे के साथ काम करना चाहिए, या फिर उन्हें केवल बच्चों को भोजन परोसने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो सहायक शिक्षक की बात हो रही है, तो उनके कैरियर के चयन का क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, कि कौन व्यक्ति या फिर कैसी योग्यता वाले व्यक्ति जो है इस फील्ड में अपने आप को जो है बेहतर बना सकते हैं, या फिर एक सहायक शिक्षक के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को समय समय पर क्या प्रदान करने का सुझाव दिया गया है ताकि वे कैरियर में हमेशा बढ़त को प्राप्त कर सके? केवल प्रशासनिक दायित्व, केवल वेतन वृद्धि, परामर्श और प्राथमिक शिक्षकों का समर्थन और प्रोत्साहन, या फिर केवल अवकाश? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को हमें समय समय पर क्या देना चाहिए? परामर्श और प्राथमिक शिक्षकों के समान प्रोत्साहन, ताकि उनको भी हम बेहतर बना सकें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम की योजना बनाते समय पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाते समय शिक्षक को क्या प्रदर्शित करना चाहिए? केवल अपनी शैक्षिक योग्यता को, छोटे के बच्चों के प्रति आवश्यक संवेदनशीलता और विकास संबंधी आवश्यकताओं के साथ बाल्यावस्था के विभिन्न ज्ञान और कौशल को, केवल खेल कूद की गतिविधियों को, या फिर केवल कहानी सुनाने के कौशल को? तो जब भी हम प्राथमिक स्तर पर बात करते हैं शिक्षा की, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है उसमें कोई भी जो प्री प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है उसे जब भी वो क्या कर रहा है, अपने कार्यक्रम की योजना बना रहा है, तो उसे छोटे बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार वो क्या करे, किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि को तैयार करे, उनके विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे तैयार करे। और किसी भी बाल्यावस्था में, मतलब चाइल्डहुड पीरियड में, बच्चे की विभिन्नता और ज्ञान कौशल का क्या करना है, उसको प्रदर्शन करना है कि कितनी नॉलेज उसे उस क्षेत्र में है, और उस आधार पर वो क्या कर सकता है, अपनी गतिविधियों को तैयार कर सकता है, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कर सकता है, या फिर उनके लिए कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो है वो तैयार कर सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक है? उनके पास कोई डिग्री हो, वो केवल अकाल्पनिक प्रशिक्षण प्राप्त करें, ठीक है, वो केवल अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करें, उनके पास उपयुक्त अकादमिक योग्यता हो और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हो, और उन्हें समय समय पर परामर्श दिया जाए। उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के समान क्या मिलना चाहिए? प्राथमिक शिक्षकों से कम वेतन मिलना चाहिए। तो उनके पास क्या होनी चाहिए? उनके पास उपयुक्त, मतलब एक क्वालिफिकेशन जो भी डिसाइड की जाती है वो क्वालिफिकेशन एटलीस्ट उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उनके पास क्या होनी चाहिए? ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद आप कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम उनको बेहतर और उनके स्किल को और भी अच्छा इंप्रूव करने के लिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं? परामर्श का मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग से है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी गाइडेंस जो आप उन्हें देना चाहते हैं उससे, जो उनके कौशल को विकसित करेगी। फिर सहायक शिक्षक के संबंध में कौन सा कार्य गलत है? सामान की खरीदारी में प्रधान अध्यापक पर्यवेक्षक की सहायता करना, पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता के लिए प्रशिक्षित करना, सहायक के कार्य का निरीक्षण करना, या फिर सहायक शिक्षक की अनुपस्थिति में स्वयं पाठ्य चर्चा के संदर्भ में प्रशिक्षित होना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कार्य गलत है? पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता के लिए सहायक को प्रशिक्षित, क्योंकि वो खुद एक असिस्टेंट टीचर है, तो वो किसको सहायता देगा? ठीक है, वो किसी को भी कोई सहायता प्रदान नहीं कर रहा है, वो केवल अपने अध्यापक को। ठीक है, तो सहायक को सहायता प्रशिक्षण देना उसका कार्य नहीं होता। ठीक है, प्रशिक्षण मतलब शिक्षित करने जैसा हो गया, लेकिन वो स्वयं क्या कर रहा है? सीख रहा है, तो वो अपने ही शिक्षक या अपने से सीनियर को या कोई भी प्रशिक्षण नहीं देता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया यानी हेड का प्राथमिक दायित्व क्या होता है, जो पर्यवेक्षक या प्रभारी के दायित्व से भिन्न होता है? केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा का नियमित रूप से निरीक्षण करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ समन्वय करना, सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन करना,
पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो ये जो भी कार्य हमें दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप क्या है, एक हेड है, तो हेड के रूप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो आपके लिए होता है वो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ताकि आप अपने कार्य को बेहतर और उनकी बच्चों के विकास के आधार पर अच्छे से चला सकें। शिक्षक के द्वारा माता पिता या अभिभावक के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियां कौन सी हैं? अभिभावक के विद्यालय आने पर उनसे बातचीत, अभिभावकों के लिए सूचनात्मक और कार्यशालाएं रखना, अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान नियमित रूप से रुचिकर जानकारियों को साझा करना, या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों ही बातें क्या है हमारे लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, तो जब भी आप शिक्षक हैं, ठीक है, माता पिता या फिर अभिभावकों के लिए आपको कैसी गतिविधियों को करना चाहिए, तो हम उनके लिए ऐसी गतिविधियां भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें हम उनको क्या कर रहे हैं, सिर्फ सूचित कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, सूचना देने के लिए उनको आपने आमंत्रित किया है या फिर कोई कार्यशाला उनके लिए ऑर्गेनाइज की है। और इसके साथ साथ जब पीटीएम का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हम उसमें भी उन्हें वही जानकारी देते हैं जो उनके बच्चे के विकास से संबंधित है, उसके व्यवहार में बदलाव से संबंधित है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से किसी प्रकार की गॉसिप या बातचीत के लिए हम उन्हें कभी भी विद्यालय आमंत्रित नहीं करते हैं। पर्यवेक्षक या प्रभारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसके लिए उन्हें शिक्षा के साथ शिक्षा के बिना भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, नियमित स्टाफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, उपयुक्त दस्तावेजों रखरखाव और समय सीमा का पालन करना, केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा आदि नियमित निरीक्षण और सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करना, या फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के लिए नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो अगर आप एक पर्यवेक्षक हैं या एक प्रभारी हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं जैसे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, ये उनका नियमित रूप से क्या करना, निरीक्षण करना, ठीक है, उनकी जांच करना, ताकि बच्चों के विकास से संबंधित किसी भी कार्य में क्या ना हो, बाधा ना हो, उनके विकास में कभी रुकावट ना आए। तो उसका निरीक्षण करना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक का वह कार्य कौन सा है जो उन्हें अभिभावक, समुदाय, शिक्षक और प्रधान कार्य के बीच में कड़ी और संपर्क सूत्र के रूप में स्थापित करता है? अभिभावकों को सुझाव, प्रतिपुष्टि और उनके विचारों को एकत्रित करना, अभिभावकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीतियों और प्रशिक्षण को अभिविन्यास की योजना बनाना, अभिभावकों समुदायों के साथ संबंध विकसित करना और उन्हें बच्चों की शिक्षा में सहयोगी के रूप में शामिल करना, या फिर प्रशासनिक पूछताछ जिसमें उपस्थिति, प्रवेश, परिवहन आदि के लिए समन्वय यानी कि एक संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। तो शिक्षक का कार्य क्या है, अभिभावक के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीति, शिक्षण और प्रक्रियाओं पर क्या करना, ओरिएंटेशन की योजना बनाना, ठीक है, ये उनका एक कार्य होता है जो उनको क्या करता है, समाज, विद्यालय, माता पिता या अभिभावकों से जोड़ने की कोशिश करता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद के लिए शिक्षक के साथ समन्वय करने का कार्य किस व्यापक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है? दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों के संचालन के, अभिभावक, समुदाय और हितधारकों की मदद करने के, पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम या पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के, या स्टाफ बैठकों को आयोजित करना और उनका रिकॉर्ड रखने के। तो किसके, ये पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम और पर्यवेक्षण यानी कि मार्गदर्शन के तहत जो है हम इस कार्यक्रम को रखते हैं।
पर्यवेक्षक या प्रभावी द्वारा नियमित स्टाफ बैठकों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल स्टाफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, आवश्यक दस्तावेजों का रखरखाव सुनिश्चित करना, समूह में संचार और सहयोग को बढ़ावा देना, केंद्र में सुविधाओं का नियमित निरीक्षण करना। तो पर्यवेक्षक या प्रभारी के द्वारा नियमित स्टाफ बैठकों का आयोजन का सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समूह में संचार और सहयोग को बढ़ावा देना। तो नियमित बैठकों से हमें अपने अध्यापकों के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। एक बेटर कम्युनिकेशन, एक बेटर रिलेशन जो है वो हम बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सहायक द्वारा बच्चों के कार्यक्रम को देखना और उनका आंकलन करना, संवेदनशील तरीके से बच्चों की प्रगति का प्रतिपुष्टि देना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सहायक शिक्षक के कार्य का निरीक्षण करना, अभिभावकों के साथ बातचीत करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समर्थन और प्रभावी बनाना, ठीक है, और या फिर आयु उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करना। तो जब भी आप बात करते हैं किसकी, सहायक, सहायक के द्वारा बच्चों को के कार्यों को देखना, उनका आकलन करना, संवेदनशील दृष्टि से उसका क्या करना, प्रतिपुष्टि करना प्राथमिक लक्ष्य है। तो ये किस चीज को प्रभावी बनाता है? ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समर्थन और प्रभावी बनाना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सीखने और सिखाने की जो गतिविधि है उसको बेहतर बना सके, ठीक है, और उसको आप कह सकते हैं उसे उसका एक अच्छा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ना चाहिए उस कार्य का। तो इसके लिए वो ऐसे कार्यों में अपना योगदान देते हैं। शिक्षक का कार्य कौन सा? शिक्षक का कौन सा कार्य अभिभावक समुदाय को बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने पर केंद्रित होता है? अभिभावकों से सुझाव और विचार को इकट्ठा करना, उपस्थिति, प्रवेश, परिवहन आदि प्रशासनिक पूछताछ के लिए समन्वय यानी संतुलन बैलेंस बनाना, या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की नीतियों का अभिविन्यास की योजना बनाना, अभिभावकों समुदाय के साथ संबंध विकसित करना और उन्हें बच्चों की शिक्षा में साथियों के रूप में शामिल करना। ठीक है, तो जब भी हम एक शिक्षक की बात करते हैं और शिक्षक का जो काम है वो क्या होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षक नीतियों के अभिविन्यास की योजना बनाना कि कैसे कार्यक्रम बच्चों के लिए चलाए जाएंगे, उनकी डेली एक्टिविटीज क्या होगी, उसकी एक योजना बनाना उसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 52। पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया की जिम्मेदारी में अधिनियंत्रण के लिए कोलोकेटेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लिखा कोलोकेटेड आंगनवाड़ी यानी आपके आसपास का कोई भी आंगनवाड़ी क्षेत्र या उनके कार्यकर्ता या अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय क्यों होना चाहिए या इसका होना क्यों आवश्यक है? नियमित स्टाफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए, केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा का निरीक्षण करने के लिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को सफल रूप से क्रियान्वयन हेतु बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर स्टाफ के साथ बैठकों का रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं मतलब कि आंगनवाड़ी के साथ आपके अच्छे संबंध क्यों होने चाहिए, ताकि हम जो भी हमारी केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं हैं जो स्वास्थ्य को लेकर है, पोषण को लेकर है, उसका जो है हम निरीक्षण कर सकें। शिक्षक के कर्तव्यों में अभिभावकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीतियों और शिक्षण की प्रक्रियाओं का पर अभिविन्यास की योजना क्यों आवश्यक है या क्यों बनानी चाहिए? प्रशासनिक पूछताछ जैसे परिवहन प्रवेश के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए, अभिभावकों को केवल बच्चों की उपस्थिति के महत्व को समझने के लिए,
अभिभावकों को विद्यालय के शैक्षणिक दृष्टिकोण और अपेक्षाओं के से अवगत कराने ताकि वे घर पर सहयोग कर सकें। अभिभावक शिक्षक बैठकों के लिए रुचिकर जानकारी नियमित रूप से संकलित करने के लिए। तो इसमें हमें अभिभावकों और विद्यालय के शैक्षिक दृष्टिकोण और अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए जब भी हम क्या करते हैं, अभिभावकों के लिए प्री प्राइमरी के लिए कोई भी ऐसी ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी अभिविन्यास या योजना आप कह सकते हैं, सिंपल आप कह सकते हैं कि योजना हमने कोई बनाई है, तो हम उसमें माता पिता को क्यों इन्वॉल्व करते हैं, ताकि हम अभिभावकों को विद्यालय के शिक्षा का जो दृष्टिकोण है उससे हम उन्हें बता सके या उसको हम उन्हें दिखा सके कि कैसे शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। और फिर वो क्या करेंगे, माता पिता जो है वो आपके स्कूल को कॉर्पोरेट करेंगे, बच्चे को उसकी होमवर्क में कॉर्पोरेट करेंगे, इसलिए हम उनको इसमें शामिल करते हैं। पर्यवेक्षक या प्रभारी का कार्य कौन सा कार्य केंद्र के बुनियादी ढांचे और सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने के पर सीधा ध्यान केंद्रित करता है। नियमित स्टाफ के लिए कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, पोषण, आग, नियमित सुरक्षा में सुधार, सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन, या फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो पर्यवेक्षक या प्रभारी का जो कार्य है वो क्या होता है कि सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का क्या करना, उसे पर्यवेक्षण यानी उसकी जांच करनी है और उनको गाइडेंस यानी मार्गदर्शन देना है। सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर की जिम्मेदारी शिक्षक की आयु उपयुक्त गतिविधियां योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करना क्यों है। सहायक का कार्य पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करना होता है, या फिर बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों के साथ को साथी के रूप में शामिल करने के लिए, या फिर कक्षा या शिक्षक के शिक्षण भार को कम करने के लिए, या फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षा को प्रभावी गतिविधियों से संचालित किया जाएगा, या फिर खरीदारी में प्रधान अध्यापक या पर्यवेक्षक की मदद करने के लिए। तो एक सहायक यानी असिस्टेंट टीचर का काम होता है कि वो शिक्षा में के क्षेत्र में शिक्षण मतलब हमारा जो भी शिक्षा की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाने और उसको प्रभावी बनाने में क्या करे, अपना योगदान दे। यही उसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया की जिम्मेदारी को जवाबदेही स्टाफ प्रबंधन का मुख्य हिस्सा क्यों माना जाता है। तो पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम के दिन प्रतिदिन कार्यों को संभालना, कोलोकेटेड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय, नियमित स्टाफ कार्य का निष्पादन और मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त दस्तावेजों का रखरखाव, जब भी आवश्यकता हो स्टाफ के साथ बैठक करना और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो इस एक हेड के रूप में आपका जो कार्य होता है, नियमित मतलब रेगुलरली आप अपने स्टाफ के काम को क्या करें, जांचें, और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी रखरखाव की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा अभिभावकों से सुझाव या प्रतिपुष्टि और उनके विचार इकट्ठा करने का अंतिम लक्ष्य क्या है। यह सुनिश्चित करना कि अभिभावक परिवहन और प्रवेश संबंधी पूछताछ के लिए समन्वय करें, शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार और अभिभावकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना या शामिल महसूस करवाना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन और नीतियों का अभिविन्यास करना, अभिभावक शिक्षक बैठकों के लिए सामग्री तैयार करना। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन और नीतियों का अभिविन्यास करना, क्योंकि शिक्षक के द्वारा अभिभावकों को सुझाव जब भी दिया जाता है, फीडबैक इकट्ठे करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षा की नीतियों के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया और पर्यवेक्षक
पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया या पर्यवेक्षक प्रभारी दोनों की जिम्मेदारी में कौन सा कार्य साझा है, मतलब दोनों ही उस कार्य को करने के लिए जो है होने चाहिए या दोनों की जिम्मेदारी हो सकती है। नियमित स्टाफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, अभिभावक समुदाय या हितधारकों की मदद के लिए समन्वय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना या विशेष आवश्यकता के बच्चों के लिए शिक्षकों के साथ समन्वय करना। ठीक है, तो एक पूर्व प्राथमिक शिक्षक विद्यालय के अगर आप प्रधान अध्यापक हैं, ठीक है, और अगर आप या तो आप एक पर्यवेक्षक प्रभारी हैं, तो आपको प्राथमिक विद्यालय के कार्यक्रम को सही प्रकार से चलाना है और उसको क्या करना है, निरीक्षण भी करना है। ये जिम्मेदारी आप दोनों की हो सकती है। फिर शिक्षक यानी टीचर के लिए अभिभावक समुदाय के साथ संबंध विकसित करना या उन्हें बच्चों की शिक्षा के साथ में साथियों के रूप में शामिल करना किस सिद्धांत पर आधारित कार्य है? केवल अभिभावक से धन या संसाधनों की सहायता लेना, ये सुनिश्चित करना कि अभिभावक विद्यालय के सभी प्रशासनिक नियमों का पालन करेंगे, या फिर शिक्षा को एक सहयोगात्मक प्रयास बनाना जहां अभिभावक भी बच्चों की प्रगति में सक्रिय योगदान दे रहे हैं, या फिर अभिभावक के लिए सूचनात्मक सत्रों और कार्यशालाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो हम उन्हें शिक्षा में इसलिए शामिल करना चाहते हैं क्योंकि हम शिक्षा को एक सहयोगी प्रक्रिया बनाना चाहते हैं जिसमें अभिभावक भी अपने बच्चों के विकास में क्या कर सकें, योगदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 60, सहायक शिक्षक का कर्तव्य कौन सा है जो उसे सीधे समान खरीदारी और पाठ्य चर्चा संदर्भन जैसे प्रशिक्षक अकादमी के कार्यों से जोड़ता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक शिक्षक या सहायक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रधान अध्यापक को या फिर अपने स्कूल के प्रभारी को सामान खरीदने में सहयोग कर सकते हैं। तो सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना, शिक्षक की आयु उपयुक्त गतिविधियों को लागू करने में मदद करना, प्रधान अध्यापक पर्यवेक्षण की मदद करना, अपनी अनुपस्थिति में पाठ्य चर्चा के संदर्भन का प्रशिक्षण देना या बच्चों के कार्यों को देखना और उनकी प्रगति की पुष्टि करना। ठीक है, तो क्या काम होता है सहायक का? वो बच्चों की आयु के अनुसार शिक्षक को गतिविधियां बनाने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, ये कार्य एक सहायक शिक्षक का होता है। फिर यदि पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया को पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना है तो वह कार्य निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी के साथ अधिक ओवरलैप हो जाता है? ठीक है, मतलब किसके साथ जो है वो मिक्स मैच हो जाता है? सहायक शिक्षक के साथ, शिक्षक के साथ, पर्यवेक्षक या प्रभारी के साथ, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ? तो हम कहेंगे शिक्षक के साथ। दस्तावेजों के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया का कौन सा कार्य रिकॉर्ड बनाए रखने और समय सीमा के पालन पर विशेष बल दिया जाता है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ कार्य करने पर या संतुलन बनाने पर, नियमित स्टाफ कार्य के निष्पादन, मूल्यांकन और उपयुक्त दस्तावेजों के रखरखाव के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के लिए, या जब भी आवश्यकता हो स्टाफ की बैठकों के आयोजन के लिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के लिए। वर्तमान में पूर्व प्राथमिक शिक्षक का एक अनियंत्रित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वह केवल सरकारी स्कूलों में चल रहा है, क्योंकि यह एक एकीकृत विकास योजना है, निजी विद्यालयों के द्वारा चलाया जा रहा है, विद्यालयों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में अशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल है, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं है या फिर इसमें पर्याप्त बच्चे नहीं हैं। तो वर्तमान में पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो अनियंत्रित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इसे बाल एकीकृत बाल विकास योजना तथा निजी विद्यालयों द्वारा जो है चलाया जा रहा है, और बड़ी संख्या में इसमें अप्रशिक्षित और कैसे हैं, ऐसे लोग हैं जो आंगनवाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा
शिक्षकों के वेतन और प्रोत्साहन के संबंध में क्या सुझाव है? उन्हें प्राथमिक शिक्षकों से कम वेतन दिया जाए, उन्हें केवल मानदेय दिया जाए, या उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के समान वेतन देकर समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए, या उन्हें केवल सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो दिया जाए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के वेतन और प्रोत्साहन के संबंध में हमने सुझाव की बात की थी, तो उन्हें क्या मिलना चाहिए? उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के समान वेतन और समर्थन प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राज्यों के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षा को वैकल्पिक बना दिया जाए, मतलब कि विकल्प के रूप में आप लें भी या नहीं भी। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षकों के समान ही संवर्ग बनाए जाएं और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हटा देना चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राज्यों को क्या करना चाहिए? पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के साथ प्राइमरी स्तर पर उनका क्या बनाना चाहिए? एक संवर्ग बनाना चाहिए। ठीक है, कि जैसे हर क्षेत्र के लिए क्या होता है, वर्गों को हम निर्धारित कर देते हैं, तो ऐसे ही वर्ग हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी स्तर पर भी बना सकते हैं। ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? जब इसे केवल निजी स्कूलों के द्वारा चलाया जा रहा है, जब शिक्षक अप्रशिक्षित है, या जब शिक्षा इस स्तर को महत्व दिया जाता है और विद्यालय शिक्षा का ये अभिन्न अंग मान लिया गया है, जब यह क्या है, बाल विकास के द्वारा एक एकीकृत शिक्षा का रूप है। तो हम कहेंगे कि जब इसे शिक्षा के स्तर को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और इसे क्या किया जाता है, एक शिक्षा का अभिन्न अंग मान लिया जाता है। ऑप्शन सी। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को अपने कार्य के में किस प्रकार के अवसरों और अनुभवों की योजना बनानी चाहिए? जो केवल मनोरंजन हो, या जो प्राथमिक शिक्षा के लिए सीधे और प्रासंगिक हो, जो संदर्भिक रूप में प्रासंगिक और सर्वोत्तम विकास में योगदान दे, या फिर जो केवल अकादमिक ज्ञान को प्रदान करे। तो ऑप्शन सी, जो संदर्भिक मतलब उसके संदर्भ में, प्राइमरी शिक्षा के संदर्भ में बातों को बताएं और बच्चों के विकास में क्या करेंगे, सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। पाठ में दी गई गाइडलाइन के अनुसार, यहाँ पे नंबरिंग गलत है, ठीक है, 68 होगा ये। पाठ में दी गई मार्गदर्शन या गाइडलाइन के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? जो केवल खेल केंद्रित हो, जो उपयुक्त गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, जो केवल साक्षरता पर ध्यान दे, या फिर जो केवल बच्चों की आवश्यकताओं को क्या करे, अनदेखा करे। तो पाठ में जो भी हमें गाइडलाइन दी गई है उसके आधार पर हमारी शिक्षा जो है वो उपयुक्त उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। राज्यों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवर्ग कैडर बनाने का आदेश क्या आदेश है? केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए, अप्रशिक्षित शिक्षक को अप्रशिक्षित शिक्षक को तुरंत हटाने के लिए, या पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्राथमिक शिक्षकों के समान ही व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित और शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, या फिर प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न तो इसमें हमारे पास जो सही उत्तर है वो ये होगा कि प्राथमिक स्तर पर हमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए, समान ही व्यावसायिक रूप से उनके वेतन को बेहतर बनाने की